आपने कल पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरीज हमने पढ़ ली हुई। अब हमारा टॉपिक है कि इसके बाद एटम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ है और किस किस का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम रदरफोर्ड का रोल पढ़ेंगे कि इसने किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को करने में, अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प की थी। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर इसने एक 0.0004 सेंटीमीटर की एक गोल्ड की फॉयल इस्तेमाल की, एक गोल्ड से बनी हुई एक बारीक सी फॉयल इस्तेमाल की, जिसके ऊपर इसने एक अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दिया। अब किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया वो आपको हम करके बताते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे। कि अगर आप कंसिडर करो कि ये जो सामने आपके स्ट्रक्चर बन रहा है ये उस गोल्ड फॉयल का स्ट्रक्चर है। इस तरह से गोल्ड फॉयल के एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच है। आपको बताया था कि मेटल के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चिपके होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर के सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ज़्यादा मोशन नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब ये आप कंसिडर करें कि वो गोल्ड फॉयल है जो रदरफोर्ड ने इस्तेमाल की थी। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर करवाना क्या है, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवानी है। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आपके रेडिएशंस। ये रेडिएशंस आपने पढ़नी है और क्लास में जाने के कुछ इस तरह से अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस होती हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर से डिफरेंट तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। जो अल्फा होती है वो पॉजिटिव, जो बीटा है वो नेगेटिव और जो गामा है वो न्यूट्रल होती है। अब डिफरेंट तरह की रेडिएशन डिफरेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलती है। अब यहाँ पे जो हमने अल्फा पार्टिकल्स इस्तेमाल किए थे वो भी इसका मतलब है किसी ना किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से ही निकलेंगे। अब यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली रेडियम या फिर पोलोनियम को यूज करके निकाले गए थे। रेडियम या फिर पोलोनियम को यूज किया गया, जिसके अंदर से ये अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए वहां से बाहर निकले। अब इन अल्फा पार्टिकल्स को देखा जाए तो एक और चीज इनके अंदर हमें मिलती है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एक्चुअली क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम एटम का न्यूक्लियस। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है जिसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2। इसका मतलब है हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखें, अगर आप हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस उसका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन फिक्स ऑर्बिट्स। अभी ये सारा स्ट्रक्चर जब तक ये रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया तब तक ये स्ट्रक्चर नहीं था। ये रदरफोर्ड ने कुछ चीज़ें बताई, उसके बाद इसके अंदर जो डिफेक्ट्स थे, जो गलतियाँ थी या जो इसके अंदर नुकाइस थे वो सारे ख़त्म किए बोहर में। अभी तक एटम का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है हमारी। अब यहाँ पे जो गोल्ड फाइल थी उसका अगर ये एटम का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवानी है, उनको उसके ऊपर टकराना है। अब ये सारा करना है जब, तो ये इसका कहीं ना कहीं पे तो हमें रिजल्ट भी तो चाहिए। तो यहाँ पे इस बैक साइड पे मैं इधर रदरफोर्ड ने फिक्स कर दी फोटोग्राफिक फिल्म। मीन्स जैसे आप समझ लो कि एक्सरे नहीं होता, तो आप अगर करवाने जाते हो कहीं पे एक्सरे तो क्या कहते हैं आपको कि एक आप मशीन के आगे खड़े हो जाएं और उसके बाद आपके जिस्म के अंदर से वो रेडिएशंस को गुजारते हैं, जो कि सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है किसी एक्सरे फिल्म के ऊपर। इसी तरह ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इनका इफेक्ट स्टडी करेगा कि ये अल्फा पार्टिकल्स जब गुजरते हुए यहाँ से आगे जाते हैं तो ये क्या क्या इफेक्ट शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने क्या ऑब्जर्वेशन शो की इन अल्फा पार्टिकल्स ने, कि जब उसको रदरफोर्ड ने अलाउ किया यहाँ से गुजरने के लिए। अब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादातर क्या किए, यहाँ से ऐसे आए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे चले गए, जैसे ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो बिल्कुल यहाँ से सीधे पास हो गए।
तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या किए, स्ट्रेट पास कर गए, उसके अंदर से बिल्कुल सीधे गुजर गए। दूसरा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए, यहाँ पे आके टकराए और उनकी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो गई। अब डिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्लेक्शन हम कहते हैं जब कोई चीज़ अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा हट जाए। मीन्स कि आप अगर ये मार्कर की एग्जाम्पल है कि ये इस तरह से आ रहा है अल्फा पार्टिकल और आगे यहाँ पे टकराने के बाद वो थोड़ा सा अपने रास्ते से हट गया, उसको जाना किधर था, इस जगह पे, लेकिन वो अब चला किधर गया, थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक गया, अपने ओरिजिनल पाथ से हट गया। तो ये होती है डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, बिल्कुल थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से अल्फा पार्टिकल्स हट गई। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है जिसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल डिफ्लेक्शन। उसके बाद कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मैं नीचे बनाता हूँ, पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो आए, टकराए और उसके बाद एक लार्ज डिफ्लेक्शन हो गई उनके अंदर। लार्ज डिफ्लेक्शन मीन वो अपने रास्ते से बहुत ज़्यादा हट गए। तो पहले तो सिर्फ ये था ना कि इस तरह से यहाँ तक सीधा है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे को हो गए, थोड़ा सा पाथ उसका बेंड हो गया। लेकिन जो लार्ज डिफ्लेक्शन है उसमें ये टकराए और टकराने के बाद एक बड़े एंगल के ऊपर वो मुड़ गए हैं, किसी और डायरेक्शन में चले गए। तो थर्ड इसकी क्या होगी, लार्ज डिफ्लेक्शन। उसके बाद लास्ट पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो ऐसे आए यहाँ से, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे टकराए और टकराने के बाद वापस उसी रास्ते को मुड़ गए जहाँ से वो आए थे। तो यहाँ पे चार आपकी ऑब्जर्वेशन हुई कि पहली सबसे स्ट्रेट लाइन में मूव करके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ज़्यादातर पार्टिकल यहाँ से गुजर गए हैं बगैर एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरा, उसके साथ ये हुआ कि वो जब टकराए तो थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक गए। तीसरा, कि कुछ ऐसे आए जो टकराने के बाद एक बड़े एंगल के ऊपर मुड़ गए, अपने रास्ते से हट गए, बेंड हो गए। और थर्ड, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो टकराए और टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चले गए जहाँ से वो आए थे। इसका मतलब है वो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। ये आपकी चार ऑब्जर्वेशन थी जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुई है। अब आपको क्वेश्चन आता है इसमें बोर्ड के अंदर कि व्हाट डू यू नो अबाउट रदरफोर्ड्स गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट, या फिर आपको कहते हैं एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट। उसमें आपने बताना है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि रदरफोर्ड टुक 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्डफाइल, he bombarded alpha particles on that file and observed the effect on a photographic film। हम लिख देते हैं कि ये जो जिसके ऊपर उसने ये सारे इफेक्ट को स्टडी किया है वो क्या थी, फोटोग्राफिक फिल्म थी। उसके बाद इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या कि ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आए हैं, रेडियम एंड पोलोनियम से। उसके बाद इनकी चार ऑब्जर्वेशन हुई। सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ से बिल्कुल सीधे पास कर गए। कुछ ऐसे थे जो क्या हुआ, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई जिनके अंदर, उनसे भी कम ऐसे थे जिनकी लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, और सबसे कम ऐसे पार्टिकल थे जो टकराने के बाद वापस अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ बेंड हो गए, वापस चले गए। तो ये आपकी चार ऑब्जर्वेशन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस क्या थी इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद। उसमें दो ऑब्जर्वेशन है। पहली ये कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या कर गए थे, क्योंकि पास हो गए थे, और दूसरी क्या है कि अब अगर अल्फा पार्टिकल्स उसने 20,000 इस्तेमाल किए थे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल, और वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ये उसकी दो ऑब्जर्वेशन थी कि एक कि ज़्यादातर पार्टिकल गुजर गए, दूसरा कुछ ऐसे हुए जो टकराने के बाद स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन थे, और कुछ बिल्कुल वापस उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आए थे। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, रदरफोर्ड ने इस सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट क्या निकाला, वो रिजल्ट ये था कि एटम का स्ट्रक्चर उसने बयान करना था ना, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उसने कुछ रिजल्ट बताए थे। जैसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं उनको। सबसे पहला, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स गुजर गए हैं इस एटम के अंदर से, ज़्यादातर पार्टिकल्स गुजर गए हैं, तो इसका मतलब है एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम क्या होता है,
एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। अगर खाली नहीं होगा तो उसके अंदर से कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकेगी। मसलन अगर आपने भी किसी कमरे से बाहर निकलना हो तो उसके लिए किसी दरवाजे की ज़रूरत होती है, एम्प्टी स्पेस की ज़रूरत होती है, या खिड़की की ज़रूरत पड़ सकती है, आप खिड़की से निकल सकते हो। इसी तरह क्योंकि एटम के अंदर से ज़्यादातर पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे मूव करके, तो इसका मतलब है एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। दूसरा, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो टकरा के या तो स्मॉल डिफ्लेक्शन कर रहे थे या लार्ज डिफ्लेक्शन कर रहे थे या वो बाउंस बैक हो रहे थे, वो मोस्टली टकराते थे जाके सेंटर में, एटम के सेंटर में जाके टकराते थे। तो फिर उनकी या तो लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाती थी या स्मॉल डिफ्लेक्शन या फिर बाउंस बैक हो जाते थे। इसका मतलब है एटम के सेंटर में क्या है, कोई पॉजिटिव हिस्सा है। अब वो जो पॉजिटिव है उसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि एटम का सेंट्रल पार्ट क्या है, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और अगर तो वहाँ पे नेगेटिव होता तो इन्होंने डिफ्लेक्ट नहीं था होना, इन्होंने उसकी तरफ अट्रैक्ट होना था। लेकिन ये क्या होते हैं, वहाँ से रिपेल होते हैं, दूर धकेले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाती है या फिर ये बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इस वजह से सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिव और उसके अंदर उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस। थर्ड, ये जो न्यूक्लियस के ऊपर आकर टकरा रहे हैं वो बहुत कम पार्टिकल्स हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, वहां से पास हो जाते हैं। इसका मतलब है एज कंपेयर टू एटम एज अ होल, न्यूक्लियस क्या होता है, स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू एटम बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है। स्मॉल न्यूक्लियस होता है एज कंपेयर टू एटम। अब देखें, अगर एक एटम का साइज मैं ये बताता हूँ, उसके अंदर इधर छोटा सा न्यूक्लियस होगा, इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स, अगर तो न्यूक्लियस बड़ा साइज में ज़्यादा होता तो फिर क्या होना था, ज़्यादातर पार्टिकल्स ने या तो डिपेंड हो जाना था या फिर डिफ्लेक्ट हो जाना था अपने ओरिजिनल पाथ से। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादातर पार्टिकल क्योंकि गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़्यादातर जो एटम का हिस्सा खाली है, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही स्मॉल सा उसके अंदर। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट इसने क्या निकाला, ये सारे रिजल्ट रदरफोर्ड ने बताए हैं आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। फोर्थ रिजल्ट ये है कि क्योंकि हमने देखा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स एटम के सेंटर में टकराने के बाद वापस चला जाता है, एटम के सेंटर में अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद क्या करते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। इसका मतलब है ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है ये क्या होगा, हार्ड होगा और डेंस भी होगा। न्यूक्लियस इसका हार्ड है और डेंस है। उसकी रीजन क्या, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद बाउंस बैक हो रहे हैं। बस इसकी आप एग्जांपल कैसे ले सकते हो कि आपके सामने एक दीवार है, उसके आप एक साइड पे कोई मैट्रिक्स रख दो, अच्छा जैसे गद्दा होता है आपके बेड का, एक साइड पे वो लगा दो, दूसरी साइड पे ऐसे रहने दो। आप एक बॉल पकड़ो रबर का, उसको ऐसे टेनिस बॉल को मारोगे तो बाउंस बैक करके कहाँ से ज़्यादा फास्ट आएगा, उस गद्दे वाली जगह से या फिर सिंपल बॉल की जगह से? सिंपल बॉल की जगह से जल्दी वापस आएगा ना। इसका मतलब क्यों, क्योंकि वो हार्ड है सरफेस, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, वो सरफेस सॉफ्ट हो गई थी। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद बाउंस बैक हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, हार्ड होता है और डेंस होता है। उसके बाद फिफ्थ, अब एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से एटम ऐसा होल क्या हो जाता है, न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। 6 पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये नहीं बताया कि कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, कोई ऑर्बिट्स होते हैं, कोई शेल्स होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तब तक नहीं दिया उसने।
उसने सिर्फ क्या बताया कि एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इस तरह से न्यूक्लियस है एक एटम का, तो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, कहाँ पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बात रदरफोर्ड ने लिखी बताई। यही इसका जो फर्स्ट डिफेक्ट था, जो दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सवाल उठाया था, वो इसी के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं आप इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर या लास्ट रिजल्ट के ऊपर। तो लास्ट रिजल्ट ये था कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, उन सबको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। Except electron, all the fundamental particles present in the nucleus are called nucleons। के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उन सबको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियॉन्स। एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से ज़्यादातर हिस्सा वो अल्फा पार्टिकल्स गुजर गए उसके अंदर से, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एटम का क्या होता है, खाली होता है। सेकेंड, के क्योंकि टकराने वाले अल्फा पार्टिकल्स जो बेंड हो रहे हैं, जो बाउंस बैक हो रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे सेंटर में टकरा रहे थे। इस वजह से सेंटर को हमने क्या कहा कि वहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, और वो पॉजिटिव हिस्सा एटम का क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। थर्ड में कि क्योंकि कम पार्टिकल ऐसे थे जो बेंड या फिर डिफ्लेक्ट हो रहे थे और ज़्यादातर क्योंकि गुजर रहे थे, तो ज़्यादातर एटम का हिस्सा क्या है, दूसरी चीज़ है, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर स्मॉल सा है, छोटा सारा न्यूक्लियस है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट कि क्योंकि बाउंस बैक भी हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो जो आपका न्यूक्लियस है वो हार्ड भी होगा और डेंस भी होगा। उसके बाद क्योंकि एक एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद 6 पॉइंट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और लास्ट पे जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उन सबको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। यहाँ तक रखो, अब कल बात करेंगे।